दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कल से हिमाचल की जो राजनीति है उसको लेकर तमाम तरह की चर्चा राजनीतिक गलियारों में। हिमाचल की जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उसका जो भविष्य है उसको लेकर सभी लोग कहीं कोई अनुमान अपने-अपने हिसाब से लगा रहे हैं। किसी का कहना है कि जो सरकार है उसके अस्तित्व में कोई संकट नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस तरह 6 विधायकों का जो क्रॉस वोटिंग हुई है, उससे हिमाचल सरकार के अस्तित्व पर गहरा संकट आ गया है। इस अब इसमें भविष्य बताएगा और कुछ ही शायद आज के दिन ही इसका कुछ जो सार्थक रूप से कुछ जो परिणाम है वो भी सामने आ गया कि सरकार का अस्तित्व बचेगा या उस पे जो संकट है वो और गहरा जाएगा। हालाँकि जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके इस्तीफे को लेकर भी चर्चाएँ पूरे दिन चलती रहीं। लेकिन अभी कुछ समय पहले उन्होंने मीडिया के सामने आके स्पष्ट किया है कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है। और साथ ही जो हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वीरभद्र जी, उनके पुत्र ने भी विक्रमादित्य सिंह जो कैबिनेट में मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर भी एकदम से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही है। और कांग्रेस हाईकमान ने भी पूरे विषय का संज्ञान लेते हुए डैमेज कंट्रोल के लिए अपने जो सीनियर लीडर हैं, उनको हिमाचल में भेजा है और वह सभी विधायकों से बात भी कर रहे हैं और क्या इसके आने वाले समय में क्या परिणाम सामने आ सकते हैं, किस तरह की राजनीति वहाँ पर हिमाचल में हो सकती है, उस पर पूरी चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हिमाचल से बहुत ही वरिष्ठ पैनल हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ा हुआ है। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ उदयवीर पठानिया जी हिमाचल से जुड़े हुए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार हिमाचल की जो राजनीति है उसके पल-पल पर वह निगाह रखे हुए हैं। उनसे हम जानेंगे कि हिमाचल की राजनीति किस करवट बैठ रही है। उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही रविंद्र सूद जी भी हिमाचल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं हिमाचल के और लगातार हिमाचल की राजनीति को बुरी तरह समझते भी हैं और देखते भी हैं। उनका भी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो चर्चा की शुरुआत सबसे मैं उदयवीर जी से करता हूँ। उदयवीर जी, आपको क्या लगता है हिमाचल में जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम घटित हो रहा है और कल से लगातार पल-पल में नए-नए समीकरण बनते और बिगड़ते भी दिखाई देते हैं दोनों पक्षों की तरफ से। ऐसे में आज की स्थिति और आने वाले समय में किस तरह की राजनीति वहाँ पर हो सकती है? आपको क्या लगता है? आपका क्या आकलन है इस बारे में? उदयवीर जी। भाई साहब, मेरा तो सिर्फ इतना सा मानना है कि जिस झंझावात में अभी कांग्रेस फंसी है उसकी जिम्मेदार खुद कांग्रेस है। और कांग्रेस के भीतर ऐसा नहीं है कि एकदम से ये जो उबाल है वो एकदम से आया है, ये बहुत पहले से आने शुरू हो गया था। अगर मैं ये कहूं कि जब सरकार बनी थी तब से ही झंझावात की स्थिति जो है वो यहाँ पर बन चुकी थी, तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार कुछ ऐसे पॉलिटिकल ब्लास्ट यहाँ पे हो रहे हैं जो पॉलिटिकल कम और इमोशनल ज्यादा है। जैसे अभी आपने शुरुआत में कहा विक्रमादित्य सिंह का बयान, वो भी तब जब उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर से अपना रिजाइन दे दिया। उसके उस बयान में उन्होंने ये कहा कि जब सरकार बननी थी और चुनाव थे तो मौजूदा कांग्रेस ने उनके पिता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का जितना इस्तेमाल हो सकता था उनकी छवि का, वो किया। और बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसी कह दी जो कि दुखती रग पर हाथ रखने वाली थी। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो इन्होंने एक ये कहा कि मूर्ति वाला एक मुद्दा था। जैसे ही सरकार बनी तो यहाँ पर एक चीज आई कि वीरभद्र सिंह की एक जो मूर्ति थी, एक जो स्टैचू है, उसे माल रोड पे लगाया जाए। हालांकि हैरानगी की बात यह है कि जब बीजेपी की सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि हम जगह देख के उसे लगाएंगे, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही ये मुद्दा गायब हो गया कि उनका स्टैचू कहीं लगना है। तो एक मूर्ति की वजह से जो सूरत खराब होना शुरू हुई थी उसका खुलासा भले ही आज हुआ है, लेकिन इमोशनल तौर पे कांग्रेस खुद बैकफुट पर चली गई थी इसी मसले को लेकर। भाई साहब जी, 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 जी। तो अगर मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊं तो मौजूदा जी। दौर में यही कहा गया कि जब से सरकार बनी है तब से हर कोई इग्नोर्ड है। और एक फैक्टर यहाँ पे ये चला कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जब मंत्रिमंडल का गठन किया तो प्रदेश के जो बहुत बड़े हिस्से थे उनको इग्नोर किया गया और शिमला में ही सारी जो पावर सेंटर्स थे वो फोकस कर दिए गए, बनस्पत इसके कि जो बकाया जिले थे या जो और हिस्से थे प्रदेश के, वहां पर वो नहीं दिया गया। और इसी इसमें एक और ठप्पा सरकार के ऊपर लग गया कि ये यारों की सरकार है, जो यार है उसी से प्यार है, बाकी किसी की कोई कहीं कुव्वत नहीं रही। साथ ही जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, उन्होंने भी सरकार बनने के 2 महीने बाद ही ये मोर्चा खोल दिया था कि सरकार में संगठन के जो नेता है उनको भी हिस्सेदारी दी जाए, और वो भी नहीं हो पाया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो सियासत की भट्टी है इसमें आग बड़ी पहले लग गई थी, लेकिन जब ये अलाव बनकर दहकने शुरू हुई तब कांग्रेस के पास ऐसा कोई चांस नहीं रहा था कि उससे बचाव कर सकते।
दूसरी बात, यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री जो मुकेश अग्निहोत्री हैं, वो एक सेम पार्लियामेंट्री से हैं। तो वहां पर एक और कद्दावर नेता रहे हैं राजेंद्र राणा, जो बागियों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। उनके साथ एक इतिहास जुड़ा हुआ है, वो उनका अपना भी है, और साथ में जो दूसरा है बीजेपी का इतिहास पलटने में भी उनका रोल रहा है। वो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। लेकिन हुआ क्या, राजेंद्र राणा को भी हाशिए के बाहर धकेल दिया गया। हाशिए के अंदर भी नहीं छोड़ा, हाशिए के किनारे पर भी नहीं, उन्हें बाहर धकेल दिया गया। इसी तरह से अगर मैं कांगड़ा की बात करूं तो यहां पर भी जो एक कांग्रेस के सीनियर लीडर थे सुधीर शर्मा, उन्हें भी साइडलाइन कर दिया गया। यानी फ्रंट लाइन पे वो लोग लाए गए जो कि इलेक्टेड नहीं थे, नॉमिनेटेड थे। या कैबिनेट रैंक बांटने की बात करी जाए या कुछ और कहा जाए, तो वो चाहे संगठनात्मक आधार पर होने की बजाय व्यक्तिगत आधार पर हुआ, और उसका नतीजा सामने है। जैसा आपने बताया कि जिस तरह से आपस में एक विरोधाभास था नेताओं के अंदर कांग्रेस पार्टी के, और मंत्री बनाने को लेकर भी तमाम तरह की उसमें विवादास्पद जो स्थितियां रही हैं वह सभी के सामने स्पष्ट रूप से राज्यसभा चुनाव के बाद तो आई गई हैं। मैं रविंद्र जी जी के पास आता हूं। रविंद्र जी, आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो पूरा प्रकरण घटित हुआ है, इसका कुछ संदेशा, जैसे कि उदयवर जी ने बताया कि कहीं ना कहीं पहले से थे, जिस तरह का आपस में जो राजनीतिक अंतर्विरोध सबके सामने आपस में आ रहा था, ऐसे में जो पार्टी का जो प्रदेश का नेतृत्व था या दिल्ली का जो नेतृत्व, जैसे विक्रमादित्य जी ने अपने बयान में कहा कि हमने हाईकमान को समय समय पर बताया था, तो कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है या समझने में कहीं ना कहीं चूक हो गई है पूरे सिस्टम से, पूरे जो प्रकरण को हाईकमान के द्वारा, पार्टी नेतृत्व के द्वारा? नहीं, कौशिक जी, सबसे बड़ी बात है कि ये आग बड़े दिनों से सुलग रही थी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भली-भांति सारी चीज़ों से परिचित थे, लेकिन वो हर चीज़ को लाइटली ले रहे थे। और इसके अलावा जो डिसिडेंट एमएलएज़ या मिनिस्टर्स थे, उनको बुरी बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा था। उनके चुनाव क्षेत्रों में काम नहीं हो रहे थे, उनके कहने पे अधिकारी नहीं बदले जा रहे थे और ऐसे अधिकारी उनके चुनाव क्षेत्रों में लगाए जा रहे थे जो उनको तंग कर रहे थे। अभी आज की सुबह की जो मेरे किसी एक बड़े अधिकारी से बात हुई है, उसने मुझे बताया कि ये सारी बातें इंटेलिजेंस इनपुट्स जो हैं, सुक्खू को टाइम टू टाइम मिलते रहे और उनको 2 दिन पहले भी ब्रीफ किया इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने कि 10-12 विधायक जो हैं, वो किसी भी वक़्त जो है, वो स्विच ओवर कर सकते हैं। और लंबी-चौड़ी उनको 2 दिन लगातार उनको ब्रीफ किया गया, लेकिन उन्होंने कहा मेरे ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते कहते मेरा। और वो उन्होंने इतना लाइटली लिया और उसके अलावा 2 दिन पहले उन्होंने विक्रमादित्य को बड़ा जलील किया। जब उन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन रखा और उस एक्शन को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, जिस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के डिवीजन में वो फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। तो उसके बाद ऐसी-ऐसी घटनाएँ होती चली गईं। एक विधायक ने मेरे साथ कहा कि रविंदर जी, मैं पिछले 1 साल से एसडीएम और तहसीलदार की ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी को, लेकिन वो मेरी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी कंस्टिट्यूएंसी में एक पुलिस ऑफिसर लगाया है जो नाजायज लोगों को तंग कर रहा है। मैं मुख्यमंत्री के पास 10 बार जा चुका हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हैं। मैं संक्षेप में कह सकता हूं कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ पॉलिटिकल आईक्यू सुखविंदर सिंह सुक्खू का, उसकी वजह से आज ये सिचुएशन हुई है। कांग्रेस में तो गड़बड़ है ही है, इस बात कांग्रेस हाईकमान तो दिल्ली में बहुत कमजोर है, लेकिन सुक्खू ने समय को नहीं समझा और वो सोचते थे कि मैं सुप्रीम हूं, सुपर सुपर हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो वो इस चक्कर में रहे। इसके अलावा उन्होंने सारी सारी सत्ता जो थी वो ब्यूरोक्रेसी को सौंप दी और वो ही हैज बिकम प्रिजनर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। जो ब्यूरोक्रेसी कहती थी वो करते थे। बड़े जितने करप्ट भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट थे वो उनके नजदीक आ गए सारे, और जिनके ऊपर सीबीआई के रेड हुए थे, जिनके ऊपर सीबीआई के केसेस चल रहे थे, वो उनकी इनर सर्कल में वो लोग शामिल हो गए और उनको मिसगाइड करते रहे। सुक्खू इस चीज को नहीं समझ सका और जो ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट में होनी चाहिए थी वो नहीं आई। इन्हीं चीजों का फायदा उठा के इन्हीं चीजों का फायदा उठा के ये जो लोग हैं ये इकट्ठे हुए और आज इन्होंने सरकार को एक कटघरे में लाके खड़ा कर दिया, जहां जहां सुक्खू का जाना लगभग मुझे तय लग रहा है। जी, जी। जैसा आपने मतलब पूरे घटनाक्रम को आपने परिभाषित किया, और मैं उदयवीर जी के पास आता हूँ। उदयवीर जी, आपको क्या लगता है जो ऑपरेशन लोटस की बात लगातार कही जाती है और देश के विभिन्न राज्यों में हमने इसको देखा भी, किस तरह से जो कांग्रेस की सरकार थी उसको अस्थिर करने का प्रयास,
बीजेपी ने किया और कहीं न कहीं इसमें कामयाबी, जब मध्य प्रदेश है, ऐसे कुछ राज्य रहे जहाँ उन्हें कामयाबी मिली। देखिए, हिमाचल में ऑपरेशन लोटस को लेकर भी तमाम तरह की जो बातें हैं, विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा सामने आ रही हैं। कुछ का कहना है इसमें सफलता मिलेगी, कुछ कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी को सफलता नहीं मिलने की और असफल उनका ऑपरेशन लोटस हो गया है। अब क्या लगता है कि किस तरह की कुछ घटनाक्रम हिमाचल में किस स्तर पर है और आने वाले समय में क्या हो सकता है वहाँ पर? जिस तरह से आपने ऑपरेशन लोटस की बात करी, तो मेरा ये मानना है कि हिमाचल में कहीं न कहीं अब ये प्रेस्टीज इश्यू जो है, ये कांग्रेस के बीजेपी के लिए बन चुका है। क्योंकि पिछले कल ही 9 विधायकों जो बगावत पे उतारू थे, जिनमें 3 इंडिपेंडेंट और 6 कांग्रेस के थे, उनके साथ 2 भाजपा के विधायकों को वाई कैटेगरी की जो सिक्योरिटी है सीआरपीएफ की, वो दे दी गई। और साथ ही इसमें एक सबसे बड़ा जो झटका था वो ये था कि बीजेपी जितना फैसिलिटेट इन विधायकों को कर सकती थी उतना कर दिया। अब जब गृह मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व हो गया, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की बात कर रहा हूं, तो उससे ये लग रहा है कि अब ये जो एक प्रेस्टीज इश्यू है ये बीजेपी के लिए तो बन चुका है। क्योंकि अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार बचाने की बात करते हैं तो वो भी कोई इतना इजी केक वॉक नहीं लग रहा है कि वो आराम से अपनी सरकार को सेव कर लेंगे। क्योंकि जो हमारी सूचना उसके मुताबिक कांग्रेस हाईकमांड के एक नेता ने इन बागियों से बात करी, तब उनको ये जवाब दिया गया कि भाई साहब, हम इतना आगे निकल चुके हैं कि अब हमारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। अभी थोड़ी देर पहले की बात करूं तो जो 6 बागी थे, वो जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव बिंदल, उनके रूम में उनका एक वीडियो बाहर आया है उस रूम में जाते हुए का। तो अब कहीं ना कहीं मसला जो है वो बहुत लटक गया। दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी भी ताल ठोंक कर ये कह रहे हैं कि मैं एक योद्धा हूं, मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगा, मैं ऐसे सरेंडर करने वाला नहीं हूं। लेकिन साथ में ये खबरें भी आ रही हैं कि उन्होंने, जो कांग्रेस के ऑब्जर्वर हैं, उन्हें अपना इस्तीफा दे दिया था, बता दिया था। और बाद में सुखविंदर सिंह सुक्खू का अचानक से सामने आना और साथ में मुकेश अग्निहोत्री का भी खड़ा होना कहीं नहीं कुछ ऐसे संकेत दिखा रहा है कि ये डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन जो इन लोगों की बॉडी लैंग्वेज है वो कहीं से ये साबित नहीं कर रही कि ये आश्वस्त है कि शाम तक जो खतरे के बादल छाए हुए हैं वो छंट जाएंगे। क्योंकि ये तय मानिए कि अगर बीजेपी इस अपने ऑपरेशन में फेल होती है तो फिर ले देकर यही रह जाएगा कि किसी न किसी तरीके से सरकार जो है वो डिसॉल्व हो और लोकसभा के जो चुनाव अभी होने वाले हैं उसके साथ हिमाचल के भी चुनाव हो जाएं। क्योंकि बीजेपी ने अभी तक का जो दांव खेला है प्रदेश स्तर पर, जिसकी मैं बात करूं, तो उसको लीड कर रहे थे जयराम ठाकुर और अभी भी इस ऑपरेशन को वही लीड कर रहे हैं। सदन के भीतर हंगामा चला हुआ है और बाहर नारेबाजी भी चली हुई है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह भी है कि जैसे सू साहब ने कहा कि जो कांग्रेस का संगठन है वो लगातार बिल्कुल बैकफुट पर रहा है। आज की बात करें धरना प्रदर्शन की, जो सदन के बाहर धरना प्रदर्शन चले हुए हैं, तो कांग्रेस में ना तो उसकी यूथ कांग्रेस नजर आ रही है, ना महिला कांग्रेस नजर आ रही है, ना बकाया कोई और संगठन नजर आ रहा है। यानी अब सरकार यहां पर बिना संगठन के अकेली पड़ गई है। क्योंकि आज तक संगठन के खाते से ऐसे कोई सिपाही सरकार में नहीं बिठाए गए थे जिनकी कोई जरूरत ऐसे बुरे वक्त के लिए महसूस की जा सकती है या महसूस करी जाती रही है। तो ऐसे में ये जाहिर सी बात है कि जब ऐसे मसले उठेंगे, सरकार और संगठन में दूरियां नजर आएंगी, तो सरकार के लिए भी वो जो एक हो हल्ले वाला बैकअप होता है वो भी अभी कहीं नजर नहीं आ रहा है। सरकार खुद अपनी लड़ाई लड़ रही है और यहाँ पे सरकार की भी गलती है कि इन लोगों ने लगभग अब 1.25 साल हो जाएगा, उसके भीतर कोई भी हिस्सेदारी अपने लोगों को नहीं दी। जो एक होता है डेजिग्नेटेड, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड लोगों तक को जब इग्नोर किया गया, सू साहब ने ठीक कहा कि कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और वो लोग भी परेशान हैं जो इस वक्त सत्ता में हिस्सेदार हैं। लेकिन उनको ये लग रहा है कि हमें वो वजूद नहीं मिला, हमारे जो हक हकूक हैं वो नहीं मिले। एक बात और यहाँ पर जिक्र करने लायक है कि जो सूचना तंत्र है, जिसकी बात सू साहब ने भी की,
कि वो सूचना तंत्र बहुत कमजोर है। ये कहां से पॉसिबल है भाई साहब कि वाई कैटेगरी के तहत सीआरपीएफ की एक टुकड़ी प्रदेश में एंटर कर जाती है और हरियाणा के नंबर की गाड़ियों में वो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन सरकार को इसकी कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं होती, कोई मुखबर ही नहीं होता जो ये बता पाता सरकार को कि ऐसी मूवमेंट भी चली हुई है। तो जाहिर सी बात है कि जब किसी की सुनी नहीं जाएगी, सारी चीजें की जाएंगी, तो वही चीजें रहती हैं। तमाम व्यवस्था परिवर्तन की बात तो की गई, लेकिन जो सियासत के लिहाज से भी व्यवस्था परिवर्तन जरूरी होता है। अपने जो एक जिम्मेदार ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो आईपीएस लॉबी से हों या आईएएस लॉबी से हों, उन लोगों को तैनाती नहीं मिल पाई। सीएम ऑफिस की बात करें तो वहां पर एक जूनियर आईएएस ऑफिसर को बिठा दिया जाता है और उस व्यक्ति के खिलाफ, उस ऑफिसर के खिलाफ शुरुआती दौर से ही ये बवाल उठ खड़ा हुआ था कि जब सीनियर आईएएस ऑफिसर जाएगा तो वो क्या वहां पर जाकर अपने जूनियर को सलाम ठोकेगा। तो जब ऐसी चीजें नजर आने शुरू हो जाती हैं तो सर ये सीएम ऑफिस से लेकर आम पब्लिक का जो एक चाय का खोखा होता है, वहां तक ये सारी तमाम चर्चाएं जो थी वो यहाँ पर चल रही थी, लेकिन गौर किसी ने नहीं किया। और जिस तरह से अभी माहौल है, तो मेरे को नहीं लगता कि बड़ा कोई आराम से कोई चीज सेटल हो जाएगी। या तो शहादत होगी, सियासी शहादत जिसका कोई मतलब नहीं होता है, या फिर ये कहा जाएगा कि बीजेपी ने जो करना था वो कर लिया। क्योंकि इसमें भी एक अहम बात है कि जो 6 लोग हैं, अगर वो वापसी चाहते भी हैं तो लगता नहीं बीजेपी के इतिहास को देखते हुए कि जिन लोगों के ऊपर इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टमेंट करी, अपनी सो कॉल्ड इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करी होगी, वो लोग वापस लौट पाएंगे। अगर वो वापस नहीं गए तो ये भी एक सूचना आ रही है कि जो 40 में से 22 विधायक हैं वो भी मौजूदा लीडरशिप के खिलाफ है। लेकिन इन चीजों की अभी तक कोई पुष्टि नहीं है, हवाओं में बातें चली हुई हैं, तो माहौल तो फिलहाल तो बिगड़ा ही हुआ है। जैसे वो डेविड जी ने कहा कि जो माहौल है वो बिगड़ा हुआ है हिमाचल का, और आराम से चीजें कहीं ना कहीं मतलब सुलझाने में बड़ा मुश्किल कांग्रेस नेतृत्व के सामने आ सकती है। लेकिन जैसे कि 34-34 का जो स्कोर है, दोनों तरफ से बताया जा रहा है कि 34-34 का स्कोर है। कांग्रेस की सरकार, आपको क्या लगता है रविंद्र जी, कि ऐसे में कांग्रेस सरकार बचाने में सफल हो सकती है या और भी कुछ संकट उनके सामने बड़ा हो सकता है? उदय नहीं, रविंद्र जी। इस वक्त ऐसी स्थिति बनी हुई है कि 5-7 लोग और हैं जो क्रॉसओवर करने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि 6 ही है, बहुत ये आंकड़ा बढ़ सकता है, ये आंकड़ा 15 तक भी जा सकता है। और सरकार बचाना कोई इतना आसान काम नहीं है। कोई नहीं, जो 6 लोग हैं, दे विल हैव टू डांस अकॉर्डिंग द ट्यून ऑफ अमित शाह। वो भी, उनको बीजेपी के चुंगल से अब बाहर आना बहुत मुश्किल है उन लोगों को। तो इसलिए ये कोई इस सरकार को बचाना इतना आसान काम नहीं है। जहां तक विक्रमादित्य का सवाल है, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। उनके साथ उनको जो जलील किया जा रहा था, उन्होंने उन चीजों को सरेआम पब्लिक में ला दिया है और उन्होंने बता दिया है कि उनके साथ पिछले 1.5 साल में क्या हुआ। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को ये चीजें बिल्कुल समझ नहीं आई, क्योंकि लैक ऑफ पॉलिटिकल इनसाइट, लैक ऑफ आईक्यू, वो चीजें जो थी वो उनके पास उनको उन चीजों की समझ नहीं थी। वो कभी मिनिस्टर नहीं रहे, कभी वो किसी बड़े ओहदे पे नहीं रहे गवर्नमेंट में, उनको सरकार की फंक्शनिंग का लंबा चौड़ा पता नहीं था। और इसके अलावा उनका जो विंडिक्टिव एटीट्यूड था कि एक आदमी के साथ विंडिक्टिव तरीके से एमएलए भी नाराज, मिनिस्टर भी नाराज, पब्लिक भी नाराज, लोगों से मिलना जुलना कम, और ऐसे जैसे उदयवीर जी ने कहा, एक जूनियर ऑफिसर को बिठा दिया जिसके कुर्सी में बैठते ही उसके अगेंस्ट भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग गए, और मुख्यमंत्री को सारा ब्रीफ किया गया। इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसको बताया कि कहां से पैसा आया, किसने पैसा दिया, किस कंपनी का पैसा था, सारी चीजें बताई। लेकिन उन्होंने उस आदमी के खिलाफ 0% एक्शन भी नहीं लिया और मामला आगे बढ़ता चल गया। उसके बाद आगे क्या हुआ, जो बड़े करप्ट लोग थे, कोई चेयरमैन बना दिया, कोई एडवाइजर बना दिया। अच्छा, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो थी वो हावी होती गई। आज सुबह सोशल मीडिया की खबर थी कि अगर सुक्खू सरकार गिरती है तो 33 लोग जॉबलेस हो जाएंगे। कौन है वो 33 लोग? वो सब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, उनमें एडवाइजर हैं, अच्छा, और उसमें ओएसडी है, उसमें कोई मेंबर है, कोई उन्होंने बोर्ड बना रखे हैं जिसके मेंबर हैं। वो 33 लोग थे। इलेक्टेड लोग तो धक्के खा रहे थे, और जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी थी वो कैबिनेट रैंक एंजॉय कर रहे थे, और उनको लाखों रुपए सरकार हर वक्त खर्च कर रही थी। चंडीगढ़ में एडवाइजर, दिल्ली में एडवाइजर, चंडीगढ़ में मीडिया एडवाइजर, शिमला में मीडिया एडवाइजर,
और दिल्ली में भी एक लंबा चौड़ा ताम झाम खड़ा कर दिया, जिस चीज की यहाँ बिल्कुल जरूरत नहीं थी, और वो चीज जो थी वो इलेक्टेड लोगों को पसंद नहीं आई, और आज उसी का ये खमियाजा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भुगत रहे हैं। जी, 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 जी। जैसा आपने कहा कि विरोधाभास लगातार बढ़ता जा रहा था, तो देवेश जी के पास आता हूँ। देवेश जी से प्रतिभा सिंह की भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हमेशा रहा है वहाँ पर, और विक्रमादित्य जी का जो इस्तीफा हुआ है, उसने इन चीज़ों को संकेत रूप से बड़ा स्पष्ट किया है कि प्रतिभा सिंह का जो खेमा है, वह लगातार नाराज चल रहा है सुखविंदर सिंह सुक्खू से। ऐसे में तमाम तरह के संकेत हमेशा से रहे होंगे वहाँ की राजनीति के अंदर, जब से सरकार बनी है। तो जी। मतलब ऐसे क्या कारण थे कि पूरा इस विषय को गंभीरता का जो संज्ञान लेना चाहते नेतृत्व द्वारा नहीं लिया गया, और दोनों गुटों में विभाजित आज पार्टी नजर आ रही है हिमाचल के अंदर, दोनों गुटों में सामंजस्य बनाने की दिशा में क्या कोई कदम नहीं उठाए गए? मतलब क्या लगता है आपको, ऐसे कौन से ऐसे कुछ प्रकरण आपको अगर याद हो जिन्हें आप हमारे साथ साझा करना चाहें? इसमें भाई साहब बात मेन एक ये भी है कि 3 बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, और उसमें ये देखा गया पहले कि मुख्यमंत्री के पास लगभग 1.5 दर्जन के आसपास के विभाग पड़े हुए थे। तो पहले दौर में दूसरे दौर में ये हुआ, तीसरे में जाके, कि एक मंत्री से एक विभाग उठाया, दूसरे से दूसरा उठाया, और ऐसा करके कुछ के जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड विभाग थे वो उन लोगों में दे दिए। और ये बात फिर उठकर खड़ी हो गई कि जब सारी चीजें जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसी में से उठाकर अगर आप एक दूसरी तरफ भेज रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें बीच में ऐसी हुई जिसमें लोगों को ये लगा, अगर कांग्रेस के नेताओं की बात करूं, कि सब कुछ एक तरह से सेंट्रलाइज्ड हो चुका है, जो सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ, उसका नतीजा ये रहा कि जब ये लोग एक तरह से उग्र होने शुरू हुए तो इनके साथ सहानुभूति जो थी वो बढ़ती चली गई। चाहे उसमें सत्ता में जो भागीदार थे, इलेक्टेड थे, वो भी नाराज थे इसमें कि जब आपने हमसे ही छीन कर बाकियों को देना है तो उस चीज का फायदा क्या है। और जब आपने दूसरी बात करी कि क्या इसको मैनेज करने की कोशिश नहीं की गई, तो ये हकीकत है कि कांग्रेस हाईकमांड ने हिमाचल में एक तरह से आंखें मूंद कर रखी हुई थी। कांग्रेस हाईकमांड की नजर में लोकसभा चुनाव है, और यहां पर अब नौबत ये भी है, वो नजर आ रही है कि मध्यावधि चुनाव जो है वो अब लोकसभा के साथ ना हो जाए, क्योंकि बीजेपी की ये आदत रही है कि या तो खल्लास कर दो या फिर इतना रगड़ो सियासत के लिहाज से कि आदमी खुद कहीं न कहीं परेशान होकर हाथ खड़ा कर दे। और इसी लाइन पर अभी तक कांग्रेस का बीजेपी जो काम कर भी रही है भाई साहब। जी, जी, जी। जैसा आपने कहा कि बीजेपी की जो रणनीति है बिल्कुल शायद सामने वाले को नेस्तनाबूद करने की, तो उसमें कहीं न कहीं उनकी जो रणनीति है वह इस समय ऐसे दिखाई देती है कि कांग्रेस के अंदर जो आपस में जो उनके आपस में कंट्रोवर्सी थी, आपस में जो मत भिन्नता थी, उसको उन्होंने हवा ज़रूर दे दी है। और मैं अब रविंदर जी की बात करूँ, रविंदर जी आपको क्या जी, जी। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी है कि कांग्रेस ने ये नहीं समझा कि हमने इतनी 10 गारंटीज दी जो आज की डेट में उनके गले में फांसी का फंदा बन चुकी हैं। ओपीएस की बात करी थी, तो उसके बावजूद, इतनी गारंटी देने के बावजूद हिमाचल में पिछली बार 0.9% जो वोट परसेंटेज है उसका फर्क रहा है। कोई ये कहे कि प्रचंड बहुमत के साथ लोगों के जो मत प्रतिशत था उसके लिहाज से कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई, तो ऐसा भी नहीं था। ना इन लोगों ने 0.9% का फर्क समझा। यहां पर एक ही चीज का हौवा क्रिएट हो गया कि हमने ओपीएस दे दी है तो तमाम जितने भी बाकी मुद्दे हैं वो गौण हो गए। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा गरमाया हुआ है आज की डेट में हिमाचल के अंदर, और जहां पर शिमला में सदन चल रहा है उससे हार्डली 500 मीटर की दूरी पर चौड़ा मैदान में हजारों जो अभ्यर्थी हैं वो वहां पर पिछले 10-12 दिन से बैठे हुए हैं। तो था किसी ने नहीं ली, किसी ने किसी चीज को मैनेज करने की कोशिश नहीं की। ये सामाजिक तौर पर भी कांग्रेस का फेलियर है, एक बहुत बड़ा सियासत का जो फेलियर है वो तो अब सबको नजर आ रहा है, लेकिन सामाजिक तौर पर भी जो मोह भंग है वो हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस ने ये कहा था कि हम आने वाले 5 सालों में 5 लाख जो जॉब्स हैं वो देंगे, लेकिन कायदे से 5,000 जॉब नहीं दे पाई सरकार एक साल में। और जो सिस्टम था उसको तो ध्वस्त किया ही था सरकार ने, लेकिन उस सिस्टम को भी दोबारा रिबिल्ड नहीं कर पाई जिससे कि सिस्टम चला रहता।
सिस्टम चला सरकार का, सिस्टम चला सुविधाओं का, लेकिन जब जन सुविधाओं की बात आ जाए या लोगों से जुड़े हुए मुद्दों की बात आ जाए तो वो सिस्टम पूरी तरह से चरमरा कर यहाँ पर रह गया। तो ऐसे में ये जाहिर सी बात है कि ये जो हालात है वो कांग्रेस को अगर सियासी तौर पर बने हैं तो साथ में सामाजिक तौर पर भी गर्मी उतनी ही है। जी, जी, जैसे आपने मुद्दे गिनाए, जो मुद्दे, क्योंकि जिस तरह के मुद्दों की बात करके सरकार कांग्रेस की वहाँ हिमाचल बनी थी, लोगों ने जिसे समर्थन दिया था। और मैं रविंद्र जी की बात करूँ तो रविंद्र जी, आपको क्या लगता है जो उदयवीर जी ने मुद्दों की बात की, ऐसे उन्होंने पॉइंट उठाए, और साथ ही सुखविंदर सिंह सुक्खू एक सामान्य परिवार का जो उनका बैकग्राउंड है, उसकी आज भी उन्होंने बात की कि मैं बहुत सामान्य परिवार से हूँ। तो ऐसे में शाही परिवार, सामान्य परिवार का कुछ द्वंद्व आपस में देखते हैं वहाँ की राजनीति में? नहीं, ऐसा नहीं लगता है। उस द्वंद की कोई बात नजर नहीं आती है, लेकिन फेलियर तो चीफ मिनिस्टर के नजर आ रहे हैं सारे, क्योंकि उन्होंने संगठन को इग्नोर कर दिया। संगठन नाम की कोई चीज हिमाचल में 1 साल में नजर नहीं आई। उन्होंने जो संगठन के लोग थे उनको कोई तरजीह देने उन्होंने बंद कर दी। वो वही एक झगड़ा जो था वो विक्रमादित्य की माता जी के साथ और चीफ मिनिस्टर के साथ लंबे टाइम से चल रहा था। प्रतिभा सिंह यही मुद्दा बार बार उठा रही थी कि संगठन के लोगों को ख्याल रखो, संगठन के लोगों को स्ट्रॉन्ग करो, संगठन के लोगों की बात सुनो। तो उस बात को मुख्यमंत्री जी टाइम टू टाइम इग्नोर करते जा रहे थे और संगठन की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं गया। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, उदयवीर जी बैठे हुए हैं कांगड़ा में, मुख्यमंत्री लगभग 10 बार आए होंगे, लेकिन एक भी बार उन्होंने पालमपुर, धर्मशाला या नूरपुर कहीं भी वर्कर्स मीटिंग नहीं की। उन्होंने कोई भी, उन्होंने किसी वर्कर के साथ मीटिंग नहीं। वीरभद्र जी आते थे, वो सबसे पहले वर्कर्स मीटिंग करते थे, वर्कर के साथ एक बड़े हॉल में वर्कर के साथ बैठते थे और संगठन को पूरी संगठन की सुनवाई होती थी। ब्लॉक से लेके तहसील लेवल तक का भी जो वर्कर था उसके साथ भी वो बात करते थे। उस चीज को सुक्खू जी ने बुरी तरह इग्नोर किया और उसका रिजल्ट ये भुगत रहे हैं। जहां तक विक्रमादित्य का सवाल है, उनके मन में थोड़ी रंजिश तो पहले दिन से ही थी कि उनके परिवार से किसी को चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए था, लेकिन वो चीजें कवर अप की जा सकती थी अगर मुख्यमंत्री जी उन सबको साथ लेके चलते, तो ये सारी बातें जो थी इग्नोर हो सकती थी और इन बातों को कंट्रोल किया। लेकिन उनका जो एक विंडक्टिव एटीट्यूड हो गया मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की फैमिली के खिलाफ या बाकी जो उनके 3-4 और कैबिनेट कलीग हैं उनके खिलाफ, ऐसा माहौल बनने लगा, तो उससे फिर सहानुभूति बढ़ती गई और लोग एंटी कैंप में जुड़ते चले गए। और आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि सुक्खू के साथ 10 भी विधायक खड़े होंगे। आपने तो बड़ी गंभीर बात कह दी कि जैसे आपने कहा कि 10 विधायक भी नहीं खड़े सुक्खू के साथ, तो ये तो बड़ा संकट है सुक्खू की राजनीति को लेकर और उनकी सुक्खू की सरकार के अस्तित्व को लेकर। मैं उदयवीर जी के पास हूँ। उदयवीर जी, जो वीरभद्र सिंह की जो राजनीति है रही है, जो विरासत रही है हिमाचल की, वो कांग्रेस के लिहाज से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे में कहा जाता था कि मुकेश अग्निहोत्री जो डिप्टी सीएम है वो उसी खेमे से आते हैं, वीरभद्र सिंह के खेमे से मुकेश अग्निहोत्री का नाम बताया जाता था। तो ऐसे में जब डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जो प्रतिभा सिंह के विश्वासपात्र नेता के तौर पर माने जाते हैं, तो आपस में जो गुटों का आपस में सामंजस्य क्यों नहीं बैठ पाया कि जो संगठन की, जैसे रविंद्र जी ने कहा कि संगठन को उन्होंने महत्व नहीं दिया, जबकि सुक्खू खुद संगठन के से निकले हुए नेता के तौर पर जाने जाते हैं। तो ऐसे कौन से कारण थे जो इतना बड़ी मतभिन्नता सामने आ गई दोनों के? मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलूंगा, क्योंकि जब सरकार बढ़नी थी और सारी चीजें हो रही थी, बहुमत कांग्रेस को मिल गया था, तो जिस तरह से बात चली कि शाही परिवार और आम आदमी के परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, तो वहां पर एक दौर ऐसा भी आ गया कि जब ये लगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री के बीच में जंग चल रही है, तो शिमला में एक नारा पहाड़ी में ही था उसके नाम, खैर, कि सुक्खू मुक्कू नहीं चलेंगे, यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री नहीं चलेंगे। और वहां पर जाकर एक हालात ऐसे बन गए जैसा उस वक्त की खबरें थी और जो इशारा आया कि रानी साहिबा, ये सो कॉल्ड कि जिनका एक तरह से पब्लिकली नाम है कि राजा साहब और रानी साहिबा कहा जाता है, तो कि रानी साहिबा पावर सेंटर फिर एक बार से खुद अपने परिवार को बनाना चाहती हैं और इसमें वो पिछड़े हुए साबित हो रहे हैं। इसलिए मामला तब लोअर हिमाचल और अपर हिमाचल में एक तरह से जुड़ गया कि अपर हिमाचल चाहता है कि हमारे पास सीएम रहे और लोअर हिमाचल चाहता है कि हमारे पास सीएम रहे। तो इसके बीच में जो दूरियां थी, ये भी एक हकीकत है कि सुखविंदर सिंह को तो ऑलरेडी आ सके, उनकी जितनी भी पॉलिटिक्स रही है वो सिर्फ विरोध की राजनीति रही है। उन्होंने विरोध की राजनीति को बड़ी आसानी से किया है।
लेकिन ये भी एक हकीकत रही थी कि वीरभद्र सिंह ने भी सुखविंदर सिंह सुक्खू को सियासत में, अगर मैं पंजाबी भाषा में कहूं, कि उन्होंने कोई गेड़ा देने में कमी नहीं रखी थी, तो ये भी एक हकीकत है। लेकिन जब सियासत करनी है तो फिर सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, अब जिस तरह का माहौल रहा शिमला में, जो वीरभद्र सिंह के अगेंस्ट गुट रहा करता था, उनको एक तरह से हाइलाइट्स दी, और बकाया जो बाकी जगह थी, जिस तरह से सूद साहब ने कहा कि बकाया जो कार्यकर्ता या संगठन के नेता थे, उनके साथ कोई टाई अप नहीं रहा। ये एक मेजर ड्रॉबैक यहाँ पर भी है। तो जब इनकी आपसी तालमेल कहा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा सच है कांग्रेस के भीतर कि यहाँ पर कदम कदम पर आपको गुट मिल जाएंगे, एक पत्थर उखाड़ेंगे 100 गुट नीचे से निकलकर सामने आ जाएंगे। संगठन के आधार पर कांग्रेस का जो भट्ठा है वो बैठा हुआ है। अभी तक ना जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया, संगठन के भीतर भी, सरकार की बात तो छोड़िए आप। तो यहां पर सवाल यह भी उठता है कि क्या हाईकमांड भी बिल्कुल आंखें मूंद कर बैठा रहा था, कि उसको आज तक ये नहीं पता चला कि अगर अब हम सत्ता में आ गए हैं तो इन लोगों का भी कुछ देखा जाए, संगठन में बदलाव किया जाए। यूथ कांग्रेस की बात करूं तो यूथ कांग्रेस के नेताओं में, जिसमें महिला कांग्रेस की नेत्रियां भी थी, दूसरे भी थे, आज तक उनके ऊपर जो केस पॉलिटिकली दर्ज होते हैं, हर सियासत जहां मर्जी की हो, वो केस आज तक वापस नहीं हो पाए हैं। तो मोह भंग की स्थिति जनता की बाद में आती है प्रशांत भाई, उससे पहले जो मोह भंग है वो कांग्रेस के भीतर ही है, सरकार में भी है, संगठन में भी है। और जिस तरह से ये कहा सूद साहब ने कि सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनके साथ अभी शायद 8-10 विधायक भी ना हो, तो इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि अगर सियासत में कहीं दूसरे इसका एहसान की पॉलिटिक्स देखी जाए तो उन लोगों को वो देखनी चाहिए और उनको सामने आना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहे। सबसे बड़ी बात तो एक और भी है, जो एक सच है आज की डेट में, कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिन लोगों को नॉमिनेट किया, डेप्यूट किया, कहीं पे भी अपने कंधों पर बिठाया, उनमें आज एक भी जो आदमी है या नेता है, वो अपने आप को ऐसा साबित नहीं कर पाया कि उसने सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपने कांधों पर उठाया हो। वो उल्टा आज की डेट में सुखविंदर सिंह सुक्खू के कांधों पर भार साबित हो रहे हैं। अब भार कितनी तरह का होता है सियासत में, इसका अंदाजा लगाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो भार है वो कितने तरह का होता है और लगातार जिस तरह से सुखविंदर सुक्खू की राजनीति रही है उसमें बड़े-बड़े विस्तार से आपने विश्लेषण किया। तो रविंद्र जी के पास आता हूँ। रविंद्र जी, ये लोकसभा चुनाव बिल्कुल निकट है और बहुत ही कम समय लोकसभा चुनाव की घोषणा में भी रह गया है। ये जो एपिसोड हिमाचल के अंदर घटित हो रहा है, उसके किस तरह से परिणाम कांग्रेस पार्टी के लिए हिमाचल में हो सकते हैं लोकसभा चुनाव के अंदर? इस पूरे प्रकरण को अगर संज्ञान में लें तो? रविंद्र जी इट पूछिए। इज जो एपिसोड हुआ है, इट इज सुसाइडल फॉर कांग्रेस पार्टी, टोटल सुसाइडल। ये देखिए, ये तो कांग्रेस को बहुत बड़ा डैमेज है। और कांग्रेस को अब देखो, सीटें 4 सीटें हैं, 4 सीटें जीतने की तो कोई उम्मीद पहले भी नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल में कोई सीट जीतेगी। लेकिन अब मार्जिन ऑफ वोट जो है वो और कम हो जाएगा। इसके बाद जो कांग्रेस की फजीहत हुई है, सब जगह ऊपर से लेके छोटा मोटा आदमी जो भी है वो भी देख रहा है कि पार्टी का इतना बड़ा फेलियर है हिमाचल में। तो ये तो डैमेज तो करेगा ही करेगा पार्टी को, चीज नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी, एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ। एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ। संगठन की बात हम कर रहे थे, लेकिन दिसंबर 2022 में ये गवर्नमेंट बनी और मुख्यमंत्री जी ने लगभग 1 साल कहते कि मैं उन्हीं ब्यूरोक्रेट से काम चलाऊंगा जो बीजेपी ने की पोस्टरों पे रखे हुए थे। तो चाहे वो बड़े लेवल पे, चाहे छोटे लेवल पे, इवन डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट पुलिस थे, वो भी उन्होंने 1 साल नहीं बदले। और सारे मिनिस्टर्स, एमएलए बोलते रहे कि जब भी कोई गवर्नमेंट चेंज होती है तो सारे बदलते हैं, डीजीपी बदलता है, चीफ सेक्रेटरी बदलता है, डीसीज बदलते हैं, लेकिन उनको कोई पॉलिटिकल वो समझ नहीं थी और उस वजह से उनके साथ वो काम चलाते रहे। उन लोगों की सिंसियरिटी ऑलरेडी बीजेपी के साथ थी। तो वो भी एक चीफ मिनिस्टर का बड़ा फेलियर था, ब्यूरोक्रेसी को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं करता। ठीक कहा आपने कि ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करना ही बड़ा फैक्टर होता है किसी भी सरकार के चलाने के लिए और किसी सरकार की जो प्रतिष्ठा उसको बनाने के लिए। मैं उदयवीर जी के पास आता हूँ। और जैसे कि हिमाचल की जो पूरी अगर हम राजनीति की बात करें, इसको सीधा सीधा कांग्रेस नेतृत्व से जोड़ा जाता है और खासतौर से गांधी परिवार से सीधा जोड़ा जाता है कि प्रियंका गांधी का विशेष फोकस या राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का विशेष फोकस हिमाचल की राजनीति में रहता है।
ऐसे में जो हिमाचल में वर्तमान में जो राजनीतिक प्रकरण घटित हो रहा है, उसका सीधा-सीधा असर क्या कांग्रेस नेतृत्व की राजनीति पर भी आप हिमाचल के अंदर देखते हैं? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि प्रियंका गांधी का घर जो है वो शिमला में है और उनका गांधी फैमिली का अक्सर यहाँ पे आना-जाना भी रहता है। बावजूद इसके कांग्रेस का वजूद ना बन पाना ये बहुत बड़ी एक बात है। मेरी एक आदत है कि मैं ज्यादातर हाई प्रोफाइल लिस्ट में बैठने की बजाय आम आदमी के जो चाय के खोखे हैं वहां पे बैठता हूँ। वहां पे एक भाई साहब बैठे हुए थे तो उनसे बात चली हुई थी। उन्होंने इस प्रकरण को बड़े अच्छे तरीके से सिंगल लाइन में एलेबोरेट किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो ये हालात हैं, जिस तरह से अब एक तरह से फंस चुकी है, इसके पीछे 2 तरह की जो पॉलिटिक्स थी, वो इसको मार गई। मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब वो कौन-सी पॉलिटिक्स थी? तो उन्होंने कहा सर-सर और फर-फर। मैं थोड़ा-सा हैरान होने वाली बात थी। मैंने कहा ये सर-सर और फर-फर वाला क्या है? बोलते जब ये लोग गाड़ी में बैठते हैं तो इन्हें सामने अपने सामने मंत्री वाली झंडी या दूसरी कोई भी झंडी है वो फर-फर करती हुई दिखती है और जैसे ही दरवाजा खोलेंगे तो सर-सर करने वाले इनको मिल जाते हैं। और यही वजह है कि इन लोगों को आज ये नौबत देखने को मिल रही है। हालाँकि ये भी एक हकीकत है कि कोई ये कहे कि बीजेपी आज की डेट में हिमाचल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो भी एक गलत चीज़ होगी। बीजेपी को स्ट्रॉन्ग खुद कांग्रेस ने किया, क्योंकि कांग्रेस ने खुद को कमज़ोर किया और जब जितनी कांग्रेस खुद कमज़ोर हुई, उतना ही बीजेपी खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग होती चली गई। अब वही बात आ गई कि जब लोकसभा चुनावों की बात करी अभी आपने, तो जो कद्दावर नेता जिनको कहा जा सकता है कांग्रेस में, वो सत्ता से बाहर रहे। अब उन्होंने एक ही राग पकड़ा हुआ है कि भैया जिनको आपने रुतबा दिया, जिनको आपने एक अहमियत दी, उनसे चुनाव लड़वाओ। हमें तो सिंपल एमएलए रहना है, हम उसी में खुश हैं, हमें आगे कहीं नहीं बढ़ना है। तो अलगाव की जो स्थिति है, वो खुद कांग्रेस के नेतृत्व ने पैदा करी, चाहे वो हाईकमांड हो, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो। तो इन लोगों ने कुछ ऐसी चीजें कर दी, जो कि पूरी तरह से इनके लिए अब घाटे का सौदा साबित हो चुकी हैं। अब सरकार बचे या जाए, वो इश्यू नहीं है। लेकिन ये एक हकीकत है कि कांग्रेस बहुमत होने के बावजूद अल्पमत में आती हुई दिख रही है और इसके पीछे जो मैं अल्पमत कहा उसी तरह से कि जो इनकी अल्प सोच है, अल्प बौद्धिक क्षमता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली कह लीजिए या पॉलिटिकली कह लीजिए, वो इसकी मेन वजह है। प्रशांत भाई। जी, जी, इसमें एक प्रश्न और आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि अगर जो सिस्टम जो प्रकरण सामने आया है, इसका कोई डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति में कांग्रेस आपके नज़र में कुछ कर पाएगी डैमेज कंट्रोल अपना, या और लोकसभा चुनाव की जो बिल्कुल ये है कि ऐसा जो है लोकसभा कि चुनाव है, उसमें क्या रिकवरी कर पाएगी पार्टी और जो प्रकरण का डैमेज कंट्रोल करने में सफल होगी पार्टी? देखिए सर, जिस तरह के ज़मीनी हालात हैं, उसमें तो ये असंभव सा दिख रहा है। क्योंकि प्रदेश की जनता की एक सोच रही है और हम लोगों की, हिमाचलियों की एक पॉलिटिकल साइकोलॉजी भी रही है कि जब हम लोग देखते हैं कि हु इज़ द लीडर और परफॉर्मेंस क्या रही है और बाकी चीज़ों के उनका ऑरा कैसा रहा है, तो वैसा में कोई एक पॉजिटिव साइन जो है वो कांग्रेस के खाते में नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर उसी में बात करूँ कि जो नवजात हैं सियासत के लिहाज से देखा जाए, वो परमपिता की तरह बन चुके हैं कांग्रेस की सियासत में। थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप की बात कर रहा हूं मैं। तो जब बच्चों के हाथ में कोई खिलौना जाएगा, तो अब खिलौने की बच्चे या तो बड़ी संभाल करते हैं या फिर उसकी तोड़-फोड़ होने में टाइम नहीं लगाते हैं। तो जब सियासत ही खिलौना बन गई है भाई साहब, तो फिर खिलौने का क्या अंजाम होता है, इसका अंदाजा आप बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सही आपने व्याख्या की कि जब सियासी खिलौना बन जाती है, तो मैं रविंद्र जी के पास आता हूँ कार्यक्रम अंत में, और यही प्रश्न है कि किस तरह का जो क्या कांग्रेस की पोजीशन आपको किस दिशा में जाती दिखाई देती है, और कैसे इस प्रकरण को कैसे डैमेज कंट्रोल करने में कांग्रेस पार्टी अपने कुछ कितनी सफल हो पाएगी? और साथ ही बीजेपी की जो पोजीशन है वर्तमान की, वह क्या इसका फ़ायदा उठाने में कितनी आपको तैयार दिखती है? और लोकसभा चुनाव का भी इसमें दोनों विषय का आप थोड़ा-सा अपने उत्तर में पूरी व्याख्या कर दीजिए इसकी लास्ट में। प्रशांत जी, इट लुक्स टू लेट। अब तो हाथ से बात निकल चुकी हुई है। कोई डैमेज कंट्रोल वाली बात मुझे नजर नहीं आ रही है कोई भी। कोई डैमेज कंट्रोल लगता नहीं है कि ये किसी चीज को कंट्रोल कर सकेंगे, क्योंकि अब 9 जो लोग हैं वो बीजेपी फोल्ड में चले गए हैं। अमित शाह के साथ वो इन टच हैं,
वाई कैटेगरी की सिक्योरिटीज उनको मिल चुकी हुई है। हेलीकॉप्टर में, चॉपर में जो आज चंडीगढ़ से शिमला ड्रॉप किया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में ये 6 लोग वापस जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ और लोग जो है इनको ज्वाइन करेंगे, और डैमेज कंट्रोल वाली कोई बात मुझे लग नहीं रही है। जी जी। जैसा आपने कहा कि डैमेज कंट्रोल की बात अभी कोई लग नहीं रही है ऐसी, और निश्चित रूप से बड़ा संकट है कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण से कि हिमाचली सरकार को कैसे बचाया जाए। और जब बिल्कुल लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में हिमाचल सरकार का अस्तित्व संकट में आना कांग्रेस की राजनीति के हिसाब से भी तो देखा जाए तो बड़ा उन्हें नुकसान उसका देने वाला साबित हो सकता है। और जिस तरह से उदयवीर जी ने और रविंद्र जी ने पूरे हिमाचल की जो राजनीति है उसकी पूरी व्याख्या की है, पूरा विस्तार तरह से उसका विश्लेषण किया है, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। और मैं उदयवीर जी का और रविंद्र सूद जी का दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने, क्योंकि हिमाचली राजनीति पल पल बदल रही है, ऐसे व्यस्त समय में क्योंकि लगातार इन्हें वहाँ की राजनीति पर फोकस करना पड़ रहा है, उसको कवरेज करनी पड़ रही है, तो ऐसे में व्यस्त समय में हमारे दर्शकों ने इन्होंने समय निकाला, इसलिए मैं उनका पुनः आभार और धन्यवाद भी व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद निर्णय चैनल को सब्सक्राइब, साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद निर्णय अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।